about raising a child, that responsibility is not very correct. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड होनी चाहिए थी, ठीक है। उसके अलावा जो हमने अगेन पूरा बच्चों का कॉन्सेप्ट बनाया है अपनी सोसाइटी के अंदर, उसकी वजह से जो फर्दर हम नुकसान ये करते हैं कि हम एक रिप्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं कि जब लड़का पैदा होता है हमारा रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द सोसाइटी बहुत डिफरेंट होता है, और जब लड़की पैदा होती है तो हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, लेट्स गो फर्दर। तो बेसिकली यह आपकी सारी थॉट प्रोसेस है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की। मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल्ड में इसका क्लास स्ट्रक्चर भी बताया, इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी बताई, और इसके मेजर पॉइंट्स भी बताए कि ये किस तरीके से अप्लाई होता है। ठीक हो गया? लेट्स गो टू एमिनेंट मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट के जो आपके मार्क्सिस्ट के एमिनेंट स्कॉलर्स हैं वो कौन कौन हैं। और ऑब्वियसली आपको वो स्कॉलर्स इसलिए भी पता होने चाहिए ताकि आप एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकें ऑफ हु जनरली सेज व्हाट। मार्गरेट बेंस्टन आपकी एक मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट गुजरी हैं, उन्होंने ये कहा कि कैपिटलिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम अ लार्ज आर्मी ऑफ विमेन। सो आप ये देख सकते हैं कि जस्ट बिकॉज एट द डिस्पोजल ऑफ कैपिटलिज्म is a large army of women which is not paid, number one unpaid labor है, number two that women are not given their due rights or due shares, जिसकी वजह से अगेन कैपिटलिज्म के ऊपर उतना फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता, एंड नंबर थ्री दे आर नॉट गिवन द रिकग्निशन। इसका ये मतलब है कि काम ज्यादा हो जाता है, उसकी रिकग्निशन कम होती है। सो दैट गोज टू शो कि कैपिटलिज्म अपने आप को इतना परफेक्ट सिस्टम किस तरीके से कहता है। वो इस तरीके से कहता है कि वो अपनी अनपेड लेबर को यूज करता है, वो ना तो उसको बेनिफिट देता है, उसका रिसोर्स भी यूज करता है, और एट द एंड ऑफ द डे इट गेट्स ऑल द बेनिफिट्स विदाउट शेयरिंग द रिसोर्सेज। ठीक हो गया? दूसरी आपकी जो एमिनेंट मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट स्कॉलर है दैट इज फ्रैन एंस्ली। फ्रैन एंस्ली ने जो आपकी एक फैमिली थ्योरी ऑफ फैमिली है, ये पूरा फैमिली सिस्टम है, उसकी क्रिटिक की। ठीक है? उसकी क्रिटिक ये की कि उन्होंने ये कहा कि भाई जो आपका वाइफ का सिस्टम आपने बनाया है, वो वाइफ का सिस्टम आपने बनाया है दैट वाइफ्स हैव बीन क्रिएटेड एज इमोशनल सेफ्टी वॉल्व। इमोशनल सेफ्टी वॉल्व का मतलब यह है कि जब भी, सादा जबान में, जब भी आपका हस्बैंड दफ्तर से फ्रस्ट्रेटेड आए, दफ्तर से डांट खा कर आए, या उसका जो मोटा बॉस है वो उसको बातें सुनाए, तो बात यह है कि उस बंदी पे आके वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकलनी है। या चाहे वो फ्रस्ट्रेशन प्यार की सूरत में निकले कि हस्बैंड आए तो बेगम ख्याल करे कि जी मैं जूते उतार देती हूँ आपके लिए, मैं चाय बना के लाती हूँ, और ये आप अपने एड्स में देख सकते हैं। ठीक है? सॉरी माय मामू कॉल्स हिज बॉस द मोटा बॉस, तो मैंने वैसी मोटा बॉस का है, सो डोंट जनरलाइज दैट, समथिंग ऑफ अ इनर जोक। ठीक हो गया? तो आप ये देख सकते हैं कि ड्रामों में और एड्स में आप देखते हैं कि जी हस्बैंड जी थका हारा आया है, फ्रस्ट्रेटेड आया है, बेगम आके फौरन कहती है जी मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। ठीक है? मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, और इन सम प्लेसेस इट गोज इवन फर्दर के बेगम जूते भी उतार रही होती है। सो अगेन शी इज एन इमोशनल सेफ्टी वॉल्व के हस्बैंड इफ ही इज फ्रस्ट्रेटेड द वाइफ इज ट्राइंग टू बी द इमोशनल सेफ्टी। और उसका जो बिल्कुल अदर एंड है, उसका अदर एंड ये है कि अगर हस्बैंड फ्रस्ट्रेटेड आया है ऑफिस से, तो somehow, again, please remember the key word, somehow it gives him the authority or gives him the right कि अगर वो आके अपने वाइफ को मार देता है या चपेड़ लगा देता है, तो it is something which is justified, it is something which is completely fine, और वो बाद में इस बात के ऊपर सॉरी कर लेता है कि सॉरी मैं फ्रस्ट्रेटेड था, सॉरी मैं ऑफिस की वजह से फ्रस्ट्रेटेड था, मैं ऑफिस की वजह से तंग था, एंड इट इज अज्यूम्ड टू बी अ
कंप्लीटली रैशनल आर्ग्यूमेंट कि अगर हस्बैंड ये कहे कि भाई मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मैं डाउन था, सो इट इज सेड कि ठीक है यार कोई बात नहीं. तो दिस आइडियोलॉजी ऑफ अ पंचिंग बैग, थैंक यू मानूर बच्चे, this ideology of taking a woman as a punching bag is seen to be very very open in our society. और आप उस सोसाइटी की आप देखें, मैं अगेन आपको इसकी थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव इसलिए बताता हूं क्योंकि अगेन पेपर्स के अंदर कभी कभी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भूल जाता है और प्रैक्टिकल बताने का मकसद ही ये होता है कि आप उस चीज के साथ रिलेट कर सकें ज्यादा बेहतर. ठीक हो गया? अच्छा जी. ओके, सो उसामा का एक आर्ग्यूमेंट आया दैट फीमेल्स डू द सेम. अब लेट मी ओपनली आस्क द फीमेल्स कि इस क्लास के अंदर बहुत ज्यादा माशाल्लाह फीमेल्स हैं. डू यू गाइस थिंक दैट यू शुड बी ब्लेम्ड फॉर एब्सोल्युटली द सेम आर्ग्यूमेंट व्हिच वी आर ब्लेमिंग द मेन फॉर? और ये मैं लड़कों से पूछ रहा हूं, ये मैं लड़कियों से नहीं पूछ रहा. आई एम सॉरी टू से, ये मैं लड़कों से पूछ रहा हूं कि जो उसामा का आर्ग्यूमेंट है क्या ये ठीक है? ओके, सो नो नो, मैं लड़कियों से पूछ ही नहीं रहा, मैं लड़कों से पूछ रहा हूं ये चीज. चलें, a lot of people are saying that to some extent it is a true argument. Again, not trying to have a battle of genders here, but trying to say कि इस तरीके के मामलात आपके मुआशरे में चल रहे हैं, but calling spade a spade, sadly, it is not to the same limit by women जितना उनके साथ होता है. ठीक हो गया? और आप लोग ये बात याद रखें कि आप लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत माइन्यूट पर्सपेक्टिव है, बिकॉज यू कम फ्रॉम अ प्रिविलेज क्लास, यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास. ओके, प्रिविलेज क्लास ही होती है. अगर आप बिल्कुल ही क्या कहते हैं, अगर आप बिल्कुल ही गांव में चले जाएं तो आप ये रियलाइज करेंगे कि गांव के अंदर जो मेल्स की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज्यादा है. ठीक हो गया? चलें जी. जो तीसरी एमिनेंट मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं दैट इज डियाना फीली. ठीक है, डियाना फीली ये कहती हैं कि बहुत यंग एज से आपको इस बारे में बता दिया जाता है कि ये क्लास इनइक्वालिटी और स्ट्रैटिफिकेशन है और आपको इस पे यूज टू करा दिया जाता है. ठीक हो गया? और आपको यही बता दिया जाता है कि यार आपके मुआशरे में, आपके मुल्क में ऐसे ही होता है. अब आप मुझे बताएं, आपके मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है डन बाय इंस्टीट्यूशंस. आपके मुल्क में रैंडमली एक बंदा आता है, वो आके आपके मुल्क के अंदर कहता है कि जी ठीक है मैंने गुजरना है इस रोड से, इस रोड के ऊपर कर्फ्यू लगा दें. एंड अ पार्ट ऑफ अस इज कंप्लीटली ओके विद दैट बिकॉज हमने उस चीज को क्वेश्चन ही करना छोड़ दिया, क्योंकि अगेन वही बात है कि बहुत यंग एज से हमें उस चीज पे सेंसिटाइज कर दिया गया है एज बीइंग समथिंग व्हिच इज वेरी नॉर्मल. यार ये तो पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है. इसीलिए जब कोई भी हम चीज गलत होते हुए देखते हैं अपने सोसाइटी के अंदर, सो वी आर कंप्लीटली ओके विद इट कि ठीक है यार ऐसे ही हो रहा है तो ऐसे ही ठीक है. चलें जी, लेट्स गो फर्दर. यहां पे आपकी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म खत्म होती है. आप लोग मेरे से ये सवाल कर सकते हैं कि सर हमने पहले दो टाइप्स की फेमिनिज्म की क्रिटिक की है, हमने इस फेमिनिज्म की क्रिटिक क्यों नहीं की? बच्चे, हमने इस फेमिनिज्म की क्रिटिक इसलिए नहीं की बिकॉज आफ्टर टीचिंग यू थ्री फेमिनिज्म सो डीपली, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कंपैरेटिव इसके अंदर आप क्रिटिक खुद करने के काबिल होने चाहिए. कि आप कहें कि जी लिबरल ये कहते हैं, मार्क्सिस्ट ये कहते हैं. ऑब्वियसली जितना, फॉर एग्जांपल मैं आपको चले एक हेल्पिंग हैंड दे देता हूं. फॉर एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं कि मार्क्सिस्ट बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म को बुरा भला कह रहे हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी लिबरल फेमिनिज्म एसोसिएट ही अपने साथ कैपिटलिज्म को करते हैं और वो कैपिटलिज्म को बुरा नहीं कहते. तो आप सबसे पहले जो एक क्रिटिक ला सकती हैं फ्रॉम लिबरल फेमिनिस्ट, आप यही कह सकती हैं कि जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ने इतना बुरा भला कैपिटलिज्म को कहा है वो कैपिटलिज्म
के साथ एसोसिएट नहीं करता, बिकॉज कैपिटलिज्म की वजह से आपका पूरा दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप लोगों ने अपनी क्रिटिक करनी है, ठीक हो गया। लेट्स गो फर्दर। मुझे बताओ बच्चे, मार्क्सिस्ट और रेडिकल मिक्स कैसे हो रहा है? मार्क्सिस्ट और रेडिकल में कुछ मिक्स नहीं है, कैसे मिक्स हो रहा है? बिल्कुल डिफरेंट है, मैं तो यही कह रहा हूं। चलें जी, आपके 3 इंपॉर्टेंट फेमिनिज्म्स हो चुके हैं। एंड इफ आई ऑनेस्टली टेल यू, अगर आप सिर्फ ये 3 फेमिनिज्म्स भी तैयार कर लें, देयर इज अ 80% चांस कि आपको पेपर में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ डूइंग आवर ओन सिलेबस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बाकी फेमिनिज्म्स का भी पता हो। चलें जी, और तथीर बच्चे आपको ना समझ आए तो आई एम ऑलवेज देयर। लेट्स टॉक अबाउट, अब मैं आप लोगों के साथ, यू आर द फर्स्ट क्लास जिसके अंदर मैं थोड़ा सा एक वियर्ड चीज करता हूं। लेट्स फॉरगेट पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म थोड़ा सा टेक्निकल है। आप मुझे बताएं, साइको क्या होता है? व्हाट्स अ साइको? हु इज अ साइको एक्चुअली? इदरीस बच्चे पहले पढ़ तो लो, फिर इंपॉर्टेंट एरियाज पूछना ना। पढ़ा ही नहीं है तो इंपॉर्टेंट एरियाज का क्या करना है तुमने? साइको इज समवन हु इज पागल, जो दिमाग का मरीज हो। ऑब्वियसली इट इज समथिंग रिलेटेड टू द माइंड, सो हम ये कह सकते हैं साइको इज एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द माइंड। व्हाट इज एनालिटिकल? अगर मैं आपको कहूं एनालिटिकल एनालिसिस करें इसका, एनालिटिकल क्या होता है? एनालिटिकल बेसिकली ये होता है कि आप 2 से 3 चीजों को कनेक्ट करते हैं, आप चीजों को एनालाइज करते हैं। तो आपको क्या लगता है, साइको एनालिटिकल, साइकोलॉजिकल और एनालिटिकल फेमिनिज्म किस तरीके की बात करेगा? ओके, किरण अच्छी बात कर रही हैं, अरीबा ने भी ठीक बात की है। चलें जी, लेट्स सी। साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म बड़ा मजे का फेमिनिज्म है। इट इज अ वेरी स्मॉल ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरली बड़े मजे का है। मजे का इस लिहाज से है कि साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म जनरली क्वेश्चन करता है चीजों को। सबसे पहला क्वेश्चन, चलें आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी करें। डू वी परफॉर्म आवर जेंडर और डज इट परफॉर्म अस? हम जेंडर को परफॉर्म करते हैं या जेंडर हमें परफॉर्म करता है? चलें जी, फड्डा भी हो गया, गुड, शाबाश है। हाउ इंपॉर्टेंट इज सेक्सुअल डिफरेंस एंड बॉडीली इमेजिनरी? सादा जबान में सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट होना और बॉडी के मामलात को एक जहन में डिफरेंट होना, कुछ लोगों को पतले लोग पसंद होते हैं, कुछ को मोटे लोग पसंद होते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये बात? So for some people it is very important, for some people it is least important.
How does gender connect to sexuality? If you are of a certain gender, do you think all those people who associate themselves with the same gender have the same sexuality? चलें जी, लेट्स गो टू साइको। अब मजे की बात है कि इस सवाल के ऐसे जवाब है कि बंदे का खुद दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है कि यार क्या हो रहा है। ठीक है, साइको एनालिटिकल फेमिनिस्ट भी आपकी कुछ गुजरी हैं। साइको एनालिटिक फेमिनिस्ट ये कहती हैं कि बात ये है कि आपकी सोसाइटी में जो औरतों के एक्सपीरियंसेस हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो चीज डिफाइन करते हैं कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। For example, all those women or all those girls who have been subjected to torture, who have been subjected to abuse, who have been, देखिए मैंने शुरू में आपको हंसाया था, अब जरा मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। All those women who have been subjected to torture or abuse or suppression, वो जब एक बड़ी एज में जाती हैं, जब वो एक फैमिली लाइफ में या एक मेच्योरिटी की स्टेज पे जाती हैं, उस एज के अंदर या तो वो बिल्कुल ही सबमिसिव हो जाती हैं कि बिल्कुल खामोश, बिल्कुल कोई बात नहीं करनी, या वो बिल्कुल ही डिविएंट हो जाती हैं, बिकॉज अगेन वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होती हैं। अगेन इस सिचुएशन के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो कैसा है। स्पेसिफिकली ऐसी लड़कियां जिन्होंने पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर उनकी पेरेंट्स की तरफ से उनको बड़ी प्यार मोहब्बत मिली होती है, बड़ा पेरेंट्स ने उनको ख्याल से रखा होता है, ऐसी लड़कियों के लिए कभी कभी मुश्किल एनवायरनमेंट्स के अंदर एडजस्ट करना काफी मुश्किल होता है, बिकॉज अगेन दे आर नॉट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक हो गया? अच्छा, आप में से सिगमंड फ्रॉइड का कितने लोगों को पता है? Who is Sigmund Freud? सॉरी, मुझे yesterday की सुसाइड केस का नहीं पता। ओके, अच्छा जी। सेगमेंट फ्रॉइड एक ऐसा बंदा था, he is a very big name in psychology. सेगमेंट फ्रॉइड बेसिकली हर चीज को ज्यादातर अनकॉन्शियस माइंड और सेक्स के साथ एसोसिएट करता था। वो ये कहता था कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों की अपनी फैमिली में भी होगा, a lot of sons are very close to their mothers and a lot of daughters are very close to their fathers. ठीक है, इसकी बड़ी ज्यादा रीजंस हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन फ्रॉइड ये कहता था कि इसकी रीजन ये है बिकॉज यू आर जनरली एनवियस टू योर, अगर आप एक लड़के हैं, यू आर एनवियस दैट योर फादर हैज अ क्लोजर रिलेशनशिप टू योर मदर, इसीलिए आप अपनी मदर के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखना चाहते हैं बिकॉज यू आर जेलस। ठीक हो गया? इसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक हो गया? एंड सिमिलरली इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है फॉर द अदर साइड। अगेन नथिंग टू डू विद जेंडर स्टडीज, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा था। फ्रॉइड ने बेसिकली ये कहा कि अगेन जो ये आपका सारा एक रिलेशनशिप है या जो आपके ये सारा चीज आपकी जहन की है और इस जहन की वजह से आपके रिलेशनशिप्स डिफाइन होते हैं। केट मिलेट, जो कि अगेन एक साइको एनालिटिकल फेमिनिस्ट भी एसोसिएट किया जाता है उनको, उन्होंने अपनी बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में ये कहा कि जो आपका साइको एनालिसिस भी है, जो आपका सारा रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके सारे पुराने पर्सपेक्टिव्स हैं या आपकी सारी हिस्टोरिकल है, वो सारा आपका पेट्रियार्कल है। दैट मीन्स दैट द अर्लियर हिस्ट्री which women generally remember is something patriarchal. और ये जो आप बेटियों का रिलेशनशिप विद देयर फादर्स देख लें, वो रिलेशनशिप भी पोजेसिवनेस तो है उसके अंदर प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं आपने नोटिस किया कि दैट रिलेशनशिप इज आल्सो वेरी पेट्रियार्कल।
कि बेटियों को हमेशा अपने बाप से डर लगता है, अपनी मां से नहीं लगता। I have friends who are very close to their fathers and the only thing they are ever scared about कि जी वालिद साहब क्या कहेंगे। ठीक हो गया ना? अच्छा, तो अगेन गोइंग फर्दर, काफी ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन भी किया गया, काफी ज्यादा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात भी की गई कि वेदर दिस आइडिया ऑफ योर साइको एनालिसिस बीइंग पेट्रियार्कल इज ट्रू और नॉट। ठीक है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग इसी तरीके से एंड की गई कि भाई आपका जनरली हर बंदे के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, हर बंदे के सोच और सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। इसी वजह से आपका जो रिलेशनशिप बनता है वो, या आपका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव बनता है वो इसी की हिसाब से बनता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, लेट अस गो फॉरवर्ड। उसके अलावा जो साइको एनालिटिकल फेमिनिस्ट हैं वो इस चीज को रिजेक्ट करते हैं कि इसमें बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म या नेचर का बड़ा ज्यादा काम है। वो ये कहते हैं कि जो आपकी सारी साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म है, ठीक है, वो नर्चर की वजह से आती है कि जो जो चीजें उसको एनवायरनमेंट फीड करती है उस हिसाब से वो अपना फ्यूचर का पर्सपेक्टिव बनाती है या बताती है। ठीक है, अगेन साइकोएनालिटिकल फेमिनिस्ट से दैट मेन एंड women are fundamentally different due to their different experiences, ठीक है, due to their different interactions with each other, और इसी वजह से जो उनके इमोशनल कनेक्शंस बनते हैं वो बनते हैं डे टू डे के हिसाब से, कि जिस हिसाब से वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं या जिस हिसाब से वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसकी बेस पे उनके इंटरेक्शंस बनते हैं और उस बेस पे उनके एक्सपीरियंसेस बनते हैं। ठीक है, सो अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोगों ने याद रखना है दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, so psychoanalytical feminism is a very important prominent of nurture debate। ठीक हो गया, आपने ये चीज याद रखनी है। लेट्स गो फर्दर। यहां पे आपका साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म खत्म होता है। किसी का साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म पे कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। इस पे बच्चे क्वेश्चन ज्यादातर नोट के फॉर्म में आता है, नोट पूछा जाता है। आयशा बच्चे सॉल्व करेंगे मिलके, डोंट वरी, आप क्यों परेशान होते हो। मुझे बताएं साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म क्लियर है? नहीं तो बच्चे ये क्वेश्चन या क्लास के शुरू के हैं क्लास के एंड से एंड के हैं। अंजा सेम टू यू, आयशा सेम टू यू। आप मुझे बताएं अलीना बच्चे, शेयर्ड पेरेंटिंग होती क्या है? देखें, नहीं, सिर्फ बोथ जॉइंट कस्टडी बेसिकली या शेयरिंग, शेयर्ड पेरेंटिंग ये होती है कि जिस तरह आपने, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। हैव यू सीन, डू यू नो दैट ऋतिक रोशन रिसेंटली गॉट अ डिवोर्स फ्रॉम हिज वाइफ सुजैन, आई थिंक सुजैन ही नाम है। नाउ बोथ आर लिविंग टुगेदर टू रेज देयर चिल्ड्रन। दैट्स कॉल्ड शेयर्ड पेरेंटिंग, दैट आफ्टर डिवोर्स यू बोथ अग्री कि हम दोनों मिलके बच्चों को रेज करेंगे। डिवोर्स जरूरी नहीं है, सेपरेशन भी हो सकती है। पाकिस्तान में तो आप ये सोचे ही ना कि ऐसा कुछ हो सकता है। चलें जी,
आगे चलें। No, it's not really manifesting that. It just says कि आपके experiences आपका future define करते हैं. As simple as that. I think उसको भी है क्योंकि पेरेंट्स आप दोनों है ना. नहीं, नॉट लिविंग टुगेदर, बट अगर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं तो उसको शेयर्ड पेरेंटिंग कहते हैं. पाकिस्तान में जो लड़ाइयां हो जाती है ना कि जी बच्चा तुमने रखना है मैंने रखना है, अगर मिल मिला के बच्चा रेस कर रहे हैं तो अगर साथ नहीं भी रहते तो कोई ऐसा मसला नहीं है. चलें जी, लेट्स गो फर्दर. आपका जो एक और फेमिनिज्म जो कि इम्पोर्टेंट है लड़कों के लिए, लड़कियां इसको ना भी सुने तो खैर है, कोई मसला नहीं है, दैट इज मेंस फेमिनिज्म. मेंस फेमिनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. अगेन जस्ट जोक, नॉट रियली बट श्योर. ठीक हो गया. सो मेंस फेमिनिज्म की अगर हम बात करें तो मेंस फेमिनिज्म को और बड़े नामों से पुकारा गया है. मेंस फेमिनिज्म को मैस्कुलिज्म, मैस्कुलिनिज्म, ये सब कहा गया है. उसके अलावा बेसिकली अगर हम बात करें तो मेंस फेमिनिज्म इज जस्ट द आइडिया ऑफ एडवोकेटिंग फॉर द राइट ऑफ बॉयज और मेन, कि मर्दों के राइट्स के लिए एडवोकेट किया जाता है और ये कहा जाता है कि जी मर्दों के भी कुछ राइट्स हैं. ठीक है. उसके अलावा द आइडिया बिहाइंड मेंस फेमिनिज्म इज टू प्रोमोट थिंग्स which come very natural to women, very natural to men, क्योंकि उनके ओपिनियन हो गए, उनके एटीट्यूड हो गए, उनकी बातें हो गई, उनकी हरकतें हो गई, उन सारी चीजों को प्रमोट किया जाता है कि यार दिस इज टिपिकल ऑफ मेन, आप इस चीज को क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है. इसको मेंस राइट्स भी कहा जाता है और मेंस मूवमेंट भी कहा जाता है. Let me share this link with you. It is a very good article on men's feminism. Generally, I have never seen men's feminism being tested. तो मैंने उतना deep नहीं पढ़ाया आप लोगों को, but just wanted to give you guys an idea. अगर आप education और employment की बात करें तो education और employment के अंदर it is generally believed that जो आपके single sex schools होते हैं they are better for the development of boys. मैं लड़कियों के लिए भी यही कहता हूं कि जो आपके इनिशियल ईयर्स हैं कम से कम क्लास 7-8 तक, तो लड़कियों को भी और लड़कों को भी सिंगल सेक्स स्कूल में पढ़ना चाहिए. लड़कियां लड़कियों के स्कूल में पढ़ें, लड़के लड़कों के स्कूल में पढ़ें. ठीक हो गया. उसके अलावा रिसर्च ये कहती है दैट जनरली मेन डू मोर डेंजरस वर्क देन फीमेल, कि जो आपकी सारी कोल माइन की जॉब्स हैं, गंदी जॉब्स हैं, हार्ड जॉब्स हैं, ठीक है, वो सारी मर्द करते हैं. ठीक है. जेंडर स्टडीज के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो जेंडर स्टडीज के ऊपर मेंस फेमिनिज्म ये कहते हैं कि भाई जेंडर स्टडीज को तो आपने बनाई सारा औरत के लिए दिया है. जेंडर स्टडीज इज सपोज टू सी द इश्यूज रिलेटेड टू एवरी जेंडर. तो आपने जो सारा फेमिनिस्ट का इशू बताया है, आपने ऑपरेशन को जो सारा देखा है, पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात की है, उस सारे में आपने जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस किया है वो ये मिस किया है दैट पेट्रियार्की इज वन ऑफ द रीजन व्हाई मेन आर एक्सप्लॉइटेड एज वेल, जो मैंने आप लोगों को क्लास स्ट्रक्चर भी बताया था. ठीक हो गया. ओके. अगेन वायलेंस और सुसाइड की बात करें, वायलेंस और सुसाइड के अंदर जनरली मेन का सुसाइड रेट इज मच हायर देन विमेन. ठीक है.
वायलेंस के अंदर भी मर्दों के ऊपर ज्यादा वायलेंस होती है एज कंपेयर टू विमेन। मैं डोमेस्टिक वायलेंस की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल वायलेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा देयर हैव बीन डेफिनेटली देयर हैज बीन केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेन एज वेल। मैं जब आप लोगों को वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा इन शेयर नंबर्स मेन के ऊपर जो एक सोशल प्रेशर है ऑफ डीलिंग विद डिफरेंट इश्यूज, वो बहुत ज्यादा कंसर्न करता है उनको। ठीक हो गया। दैट्स इट फॉर मेंस फेमिनिज्म। I didn't give you guys a chance to ask questions about psychoanalytical feminism or men's feminism. So here is your chance. किसी का कोई question है इन दोनों में से तो प्लीज कीजिए। बेस्ट फेमिनिज्म सो फार, यही तो बात है असल में। बस मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ाई ना दूं। वायलेंस में अल्फा मैन टू वर्किंग क्लास मैन आप कह सकती हैं। किसी फेमिनिज्म में बैलेंस नहीं। इंशाल्लाह हम इस्लामिक फेमिनिज्म पढ़ेंगे तो बैलेंस आपकी जिंदगी में आ जाएगा। नहीं बच्चे देखो, उसकी जो इम्पोटेंसी है उसको इम्पोटेंसी पता चली है फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 28 29। जो पिछले उसके 28 29 साल का एक्सपीरियंस है वो इस बिहेवियर को जरूर ट्रिगर करता है। बट अंजा दैट इज द बिग क्वेश्चन दैट व्हाट इज द रोल ऑफ मेन विद फेमिनिज्म। और रेडिकल के ऊपर जो क्रिटिक है वो यही है कि जो आपने मर्दों और औरतों को आपस में लड़वा दिया है ये गलत है। एंड लिबरल फेमिनिज्म सेज कि आपने मर्दों को एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रखना है। पूरी सोसाइटी कवर हो रही है बच्चे, बिल्कुल। कहा क्यों कवर नहीं हो रही? फीमेल्स तो ऐसे बाहर आ जाती हैं कैसे मर्द को जीने का हक ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह उस्मान, कितनी बुरी बुरी बातें कर रहे हो, क्यों फतवा लगाओगे मेरे पर भी? ऑल मेंस आर नॉट सेम, सेम गोस फॉर वुमेन। ऐसे तो लड़ते रहेंगे सर। एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। उस्मान इज राइट। फिजा इज अ सपोर्टर ऑफ मेंस फेमिनिज्म। सोसाइटीज के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज है सर। इसकी क्रिटिसिज्म कैसे होगी? बच्चे इसकी क्रिटिसिज्म उस तरीके से आती नहीं है क्योंकि अगेन इट इज सच अ स्मॉल एरिया। इसकी क्रिटिसिज्म आप क्या करेंगे? आप इसकी क्रिटिसिज्म इस बेस पे कर सकते हैं दैट कंपेयर्ड टू द वायलेंस व्हिच हैज बीन एसोसिएटेड विद मेन, इनका जो प्रिविलेज है वो बहुत ज्यादा है। आप इस तरीके से क्रिटिसिज्म कर सकते हैं इस पे। चले सादिया बच्चे, आपने हैंड रेस किया है, प्लीज पूछिए। चले जी बच्चों, आई थिंक इट्स अ गुड वेरी गुड टाइम फॉर अ गुड ब्रेक। लेट्स हैव अ 15-20 मिनट ब्रेक। इसके बाद आके जल्दी से हम लेक्चर 2 खत्म करते हैं और लेक्चर 3 जल्दी से काफी सारा कर लेंगे। क्या ख्याल है? दोबारा पूछ लीजिए। ये मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन मेरे से क्लास के एंड में पूछना है बच्चे। दिस हैज नथिंग टू डू विद द टॉपिक। इकरा बच्चे पब्लिक में एक क्वेश्चन पूछिए प्लीज।
देखिए बच्चे, फेमिनिज्म इज जनरली अ मूवमेंट ऑफ women asking for equal rights. इसीलिए मैंने आपको कहा मेंस फेमिनिज्म को और भी नामों से बुलाया जाता है, मैस्कुलिनिज्म या मैस्कुलिज्म. You can call it as a movement for equal rights started by men. As simple as that. Confuse होने की जरूरत नहीं है. Don't go too deeply into words. It's just that they've associated the word feminism with men. Okay. चलें जी, लेट्स गो फॉरवर्ड. अब हम आते हैं पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म पे. ठीक है. पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म कैन बी कंसिडर्ड एज समथिंग ऑफ अ हाइब्रिड. इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड द करंट सिनेरियो. ठीक है. स्टूडेंट्स कितने हैं यार? देयर इज नोबडी. मैंने कर दिया ऐड. ठीक है. सो इट्स बेसिकली लाइक कि आपके जो पुराने और नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम से इंटरैक्ट करते हैं एंड इट जस्ट क्रिएट्स एन आइडिया कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके से डेवलप किए हैं. ठीक है. बट जस्ट टू रिमेंबर, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म सिमिलर टू साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म क्वेश्चंस एवरीथिंग. साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म उसको डिफरेंट लेवल पे क्वेश्चन करता है. जो पोस्ट मॉडर्न है वो उसके ट्रूथफुलनेस को क्वेश्चन करता है. बेसिकली पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म आस्क्स ऑल द टाइम कि भाई हर चीज का रीजन क्या है, कि जो हमने सारे ग्रैंड नैरेटिव्स बनाए हुए हैं, जो हमें वेस्ट ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स सिखाए हुए हैं, इनका मतलब क्या है, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इस सारी चीज को डेवलप कर रही है, व्हाट डज इट ट्रूली मीन. ठीक हो गया. अच्छा. बेसिकली पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का जनरल आइडिया ये है कि वो हर चीज को क्वेश्चन करता है. इवन पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म बिलीव्स दैट व्हाटएवर कॉन्सेप्ट्स हैव बीन क्रिएटेड इन सोसाइटी हैज बीन क्रिएटेड थ्रू पैट्रियार्की. फॉर एग्जांपल, आपका जो सादा लिटरेचर है वो पेट्रियार्की ने लिखा है. आप लोगों ने ये बात सुनी है दैट हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर. आप लोगों ने कभी ये लाइन सुनी है? कि जो तारीख लिखी जाती है जंग के एसोसिएशन में, कि जब भी जंग की तारीख लिखी जाती है वो तारीख लिखता है जंग की जिसने जंग जीती हो. हारने वाला थोड़ी लिखता है तारीख. इसका मतलब यह है कि सिंस डे एंड एज आपका, क्योंकि पेट्रियार्कल रूल था, आपकी एक पेट्रियार्की का सिस्टम था, दैट मीन्स दैट योर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड योर ग्रैंड नोशंस वर जनरली रिटन बाय मेन. एंड देयर इज एन आइडिया एम्बेडेड इन पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म कि हम उन आइडियाज को क्वेश्चन करें, बिकॉज वो आइडियाज कभी औरतों के लिए बने ही नहीं हैं. इसीलिए कंट्रोवर्शियल एग्जांपल होगी लेकिन मैं दे देता हूं. इसीलिए कभी भी आप रिलीजियस स्कॉलर्स को देखें ऑन टेलीविजन और इन जनरल स्पीकिंग अबाउट राइट्स, they would never talk about female rights because historically female rights have never been talked about, and the notion behind it is the rights which are exercised by women are all those rights which are given to them, कि उनको आप हकूक देते हो. आपने ये बात बहुत सुनी होगी कि जी मर्दों ने औरतों को हकूक देने हैं, जबकि शायद सच्चाई ये है कि जो हकूक हैं वो सबके एग्जिस्ट करते हैं. देने या ना देने का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए. राइट्स शुड बी समथिंग विच शुड बी देयर इन नेचर. ठीक हो गया. ओके. सो पोस्ट मॉडर्निज्म रेडिकली इंटेरोगेट्स नोशंस ऑफ ओरिजिन, एसेंस एंड नेचर. ठीक हो गया. तो जो आपका पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है वो आपके एसेंशियलिस्ट फेमिनिज्म को क्वेश्चन करता है, कि जो फेमिनिज्म ने एसेंशियल चीजों को एसेंशियल कंसिडर किया है कि भाई ये होना ही होना है, ठीक है, उनको क्वेश्चन करता है.
किस किस चीज से रिलेटेड? बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, जेंडर से रिलेटेड, रेस से रिलेटेड, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, फेमिनिनिटी से रिलेटेड। बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी सोसाइटी में ये बहुत ही पक्का एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि अगर एक लड़की मोटी है या एक लड़का तो चलो उस तरीके से नहीं कंसिडर किया जाता, अगर एक लड़की मोटी है तो भाई ठीक है, उसकी शादी नहीं हो सकती। एक लड़की अगर बहुत कमजोर है तो उसकी शादी नहीं हो सकती। एक लड़की की बेचारी का रंग कम है तो उसकी शादी नहीं हो सकती। तो पोस्ट मॉडर्निज्म इन सारी चीजों को सवाल करता है कि भाई ये सारे कॉन्सेप्ट्स बने कैसे? भाई अगर वो एक लड़की मोटी है या बेचारी बहुत पतली है या काली है या गोरी है, वो एक अल्लाह की तरफ से है या वो एक सोसाइटी की तरफ से? उसमें उस बंदी की गलती क्या है? डज कलर ऑफ अ वुमन change the fact that she is a woman? No. Does it change the fact that she might be an amazing person in terms of personality? No. तो पोस्ट मॉडर्निज्म इस सारी चीजों को क्वेश्चन करता है, ठीक है। अच्छा, ये बाय द वे पोमो फेम इज पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, डोंट बी वरीड अबाउट इट, ठीक है। सो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जनरली ये कहता है कि जो आपने चीजें अपनी सोसाइटी में डेवलप की हैं, जो क्वेश्चंस आपने आंसर किए हैं, वो इमिटेशन के थ्रू किए हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी सोसाइटी के अंदर मर्द को एक सुपीरियॉरिटी दी है, तो आपने इस वजह से सुपीरियॉरिटी दी है क्योंकि उस सुपीरियॉरिटी के देने के बाद उस चीज को इमिटेट किया गया है, लोगों ने उस चीज को प्रैक्टिस किया है, इसीलिए वो चीज पक्की हो गई है। ठीक हो गया। उसके अलावा पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म कहता है कि जो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं सोसाइटी के अंदर, दैट फॉर एग्जांपल अ मेल इज सुपीरियर और एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट एग्जिस्टिंग इन नेचर। इनका कोई ओरिजिन नहीं है, ये चीजें बस ओवर टाइम लोग करते रहे और पक्की हो गई, ठीक है। आप मुझे बताएं, एनीबडी हु इज एन एविड रीडर ऑन अफगानिस्तान, किसी ने अफगानिस्तान पे बड़ा पढ़ा हो? आप में कोई है? आ जाओ यार कोई। थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने अफगानिस्तान पे? मुझे बताएं ना, अफगान जहाज से पहले अफगानिस्तान की सोसाइटी किस तरह की थी फीमेल राइट्स के हिसाब से? यार एक आर्टिकल पढ़ना तो नहीं होता ना। मॉडर्न सोसाइटी थी, फीमेल्स मजे से फिरती थी, स्कर्ट्स वर वेरी नॉर्मल, शराबे शरूबे नॉर्मल थी, फीमेल राइट्स थे, चलो ये भी मान लेते हैं, ठीक हो गया। लेकिन आप मुझे बताएं, 1979 में वॉर हुई थी, 79 चलो 80 कर लेते हैं, पिछले 40 साल में जिस तरीके की प्रैक्टिसेस अफगानिस्तान में होती आई हैं, मुझे ये बताएं कि डोंट यू थिंक कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट ऑफ तालिबान, ऑफ विमेन ऑपरेशन, ऑफ और सारा कुछ जो बना है, ये इमिटेशन के थ्रू बना है कि लोग फॉलो करते रहे। ठीक हो गया। उसके अलावा पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म इस चीज पे क्वेश्चन उठाता है कि जो आपका एलीट फेमिनिज्म या जो आपका मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म है, वो जो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स दे रहा है, और ये कॉन्सेप्ट्स आप औरत मार्च में भी देखोगे या एसोसिएट कर सकते हो, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके वाइट, वेस्टर्न, मिडिल क्लास, हेट्रोसेक्सुअल और एबल बॉडीड औरतों के राइट्स हैं। कि ये राइट्स कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं काम करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मेरे पास राइट्स होने चाहिए, मेरे पास फलाना होना चाहिए, मैं जिस तरह मर्जी अपने हस्बैंड को ट्रीट करूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट्स वेस्ट, वाइट, मिडिल क्लास, हेट्रोसेक्सुअल और एबल बॉडीड की कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको आम फेमिनिज्म ने, लाइक लिबरल फेमिनिज्म ने, इनको नेचुरल वुमेन के राइट्स करार दिए हैं, जबकि ये नेचुरल वुमेन के राइट्स नहीं है। इसीलिए जब भी औरत मार्च होती है, मुझे आप बताएं, औरत मार्च में आप कितनी मिडिल क्लास लड़कियों को आते हुए देखते हैं?
कितना आप देखते हैं कि पुअर क्लास की लड़कियां आके कह रही हूं कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी और मुझे ये हक चाहिए, मुझे वो हक चाहिए, क्योंकि उनके मसलों को एसोसिएट ही नहीं किया जाता। ये सारे मामलात एलिट्स के हैं, ठीक है ना। तो ये यू नीड टू रियलाइज दिस। ठीक हो गया। पीछे किसी बच्ची ने क्वेश्चन किया था, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया था, बच्चे आप फिर पूछ लो। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म कंप्लीट होता है। लेट्स गो टू ब्लैक फेमिनिज्म। एक सेकंड, लेट मी सी, कितने रहते हैं? 2 रहते हैं, ओके। Basically black feminism and Islamic feminism is not in your course. So let me give you a general idea by black feminism. इसको हम पढ़ते नहीं हैं, बट जब मैं स्लाइड्स आप लोगों को सेशन के एंड में दूंगा तो आप इनको पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक हो गया। अच्छा जी, बेसिकली ब्लैक फेमिनिज्म, अब मुझे बताएं ब्लैक जो फीमेल्स हैं वो हायरार्की में किधर आती हैं? मैंने आपको बताया है लास्ट में आती हैं। शाबाश, वेरी गुड बच्चे। सो ब्लैक फेमिनिज्म ये कहता है कि भाई आपने जो सारी फेमिनिज्म की बात की है, सारा कुछ कर लिया है, लेकिन आपने कभी एक ब्लैक औरत का पर्सपेक्टिव समझा ही नहीं कि उसकी सोसाइटी में पोजीशन क्या है, उसको किस तरीके से सेक्सिज्म इम्पैक्ट करता है, उसको किस तरीके से क्लास ऑपरेशन इम्पैक्ट करती है, उसको किस तरीके से रेसिज्म इम्पैक्ट करता है। और आप लोगों को इस वक्त ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो मैंने आपको एक डायग्राम समझाया है उसमें सेक्सिज्म भी है, क्लास ऑपरेशन भी है और रेसिज्म भी है। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो ब्लैक एक फीमेल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, और उस एक्सपीरियंस को समझने के लिए आपको डिफरेंट लेयर्स की जरूरत है। और जो ये कॉन्सेप्ट है ब्लैक फेमिनिज्म का, इसको जो कॉइन किया है वो किम्बरली क्रंशॉ ने किया 1989, बेसिकली 30 साल पहले कॉइन किया है। दैट मींस द इशू ऑफ ब्लैक फेमिनिज्म was highlighted even after the presence of gender studies, even after the presence of second wave of feminism. तकरीबन थर्ड वेव शुरू होने वाली है और ब्लैक विमेन का हमने, ठीक है। सो इनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी ब्लैक फेमिनिज्म या एक ब्लैक फीमेल का एक क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, उसको आप इंडिपेंडेंटली देखें। उसको आप ये देखें कि उनकी जो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, जो डिफरेंट तरीके से उनको अप्रेस किया जा रहा है, वो रीइंफोर्स करता है एक दूसरे को। ठीक है। उसके अलावा आप इस तरीके से देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स की सोसाइटी में ब्लैक्स को वाइट वुमेन के कंपैरिजन में कैसे देखा जाता है, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है वाइट सुप्रीमेसी और पेट्रियार्की के अंदर, किस तरीके से आप एक इंस्लेव्ड ब्लैक वुमेन का पर्सपेक्टिव इग्नोर करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। और पाकिस्तानी सोसाइटी में देख लो हम किस तरीके से एक क्रिश्चियन औरत का या एक हिंदू औरत का या एक फॉर एग्जांपल हजारा की औरत का, मर्द का भी कह लो लेकिन मैं अभी औरत की बात कर रहा हूं, हम किस तरीके से उनका पर्सपेक्टिव इग्नोर करते हैं। सिंध के अंदर इट इज सो रेगुलर दैट हिंदू फीमेल्स, बच्चियां, छोटी बच्चियां आर बीइंग forcefully converted to Islam by old religious men and nobody talks about it because again उनका कभी एक्सपीरियंस किसी ने सुना ही नहीं। तो बच्चों देखो, इस बात को आपने याद रखना है कि जब भी मैं आपको, अब मैं आपको ब्लैक्स के बारे में पढ़ा रहा हूं ना, यूएस की सोसाइटी में यू कैन विद blink of an eye create a Hindu girl feminism in Pakistan। कि हिंदू गर्ल का हम कभी पर्सपेक्टिव सुनना ही नहीं चाहते, हमने सुना भी नहीं है, एंड वी डोंट इवन बॉदर। आप मुझे बताएं, हम बड़ी बातें करते हैं जी, आफिया सिद्दीकी कौम की बेटी और फलाना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली रेड अपॉन आफिया सिद्दीकी and have tried to help Afia Siddiqui in any way? Probably none of us.
मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं इस चीज के अंदर। हमें सिर्फ मीडिया की हाइप पता है और कुछ भी नहीं पता है। मुझे बताएं, जो मोटरवे पे इंसिडेंट हुआ, कितने लोगों ने कहा कि नहीं, आज से हम अपनी बहनों को इंडिपेंडेंट हकूक देंगे? किसी ने भी नहीं कहा। मसला ही तो ये है कि वी टेंड टू कन्वीनियंटली इग्नोर ऑल ऑफ दीज बिकॉज इट डज नॉट रिलेट टू अस। ठीक हो गया? कमिंग बैक, सो आपके जो ब्लैक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने इंटेलेक्चुअल से उन्होंने एसोसिएशन फॉर्म की, लाइक नेशनल एसोसिएशन ऑफ कलर्ड वुमेन, नेशनल काउंसिल ऑफ नीग्रो वुमेन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ओवर द टाइम पीरियड 1960s के अंदर एक्चुअली ब्लैक फेमिनिज्म ऊपर आया, लेकिन उसको कॉइन 1989 में किया गया। जब सिविल राइट्स की मूवमेंट चल रही थी, तो ब्लैक फीमेल्स ने देखा कि भाई, डिस्पाइट द फैक्ट कि ब्लैक मेन अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ब्लैक औरतों को लीडरशिप पोजीशन नहीं दे रहे। उसके अलावा जो आपकी सारी फेमिनिस्ट मूवमेंट है, दैट हैज ओनली बेनिफिटेड द मिडिल क्लास वाइट वुमेन। उसने तो किसी और को बेनिफिट ही नहीं किया आपकी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली 1970s और 80s के अंदर ब्लैक वुमेन ने काफी ग्रुप्स बनाए अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लाइक गे नेशनलिज्म, गे लिबरेशन, ब्लैक नेशनलिज्म, एंड इवन इट इज सेड दैट सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में भी कलर फेमिनिज्म वाज वेरी इंपॉर्टेंट। 1990s में विद द आइडिया ऑफ क्वेयर थ्योरी एंड थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, आपका फेमिनिज्म मेन स्ट्रीम में आया है। और आपका जो ब्लैक फेमिनिज्म है वो इम्पोर्टेंट अब इसलिए है बिकॉज सोशल मीडिया हैज प्लेड अ वेरी की रोल इन एडवोकेटिंग द राइट्स ऑफ ब्लैक वुमेन। ठीक हो गया? प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि जी ब्लैक वुमेन को बहुत डिफरेंटली स्ट्रक्चर किया गया है सोसाइटी के अंदर। वाइट्स ने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसने काफ़ी ज़्यादा तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया है, सप्रेस किया है ब्लैक वुमेन को। जो वाइट फेमिनिस्ट टैग है वो अटैच हो चुका है विद मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म, और जो आपका ब्लैक फेमिनिज्म है दैट हैज बीन कन्वीनियंटली इग्नोर्ड। क्रिटिसिज्म ब्लैक फेमिनिज्म पे ये आता है कि भाई, फेमिनिस्ट हमारी मूवमेंट ऑलरेडी वीक है, वी ऑलरेडी हैव टू फाइट अ लॉन्ग टर्म फाइट। लेकिन आपने क्योंकि अपनी अलग मस्जिद खड़ी कर ली है यहाँ पे, इसकी वजह से जो ओवरऑल फेमिनिस्ट की मूवमेंट है उसको आपने वीक कर दिया है, और इसको आपने बेसिकली एक रेस मूवमेंट बना दिया है, जिसमें आप हमारे साथ भी लड़ रहे हो, ना सिर्फ पैट्रियार्की के अगेंस्ट लड़ने के। ठीक हो गया? फिर आता है इस्लामिक फेमिनिज्म। देखो भाई, इस्लामिक फेमिनिज्म इज समथिंग वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक। पहली बात यह है दैट इस्लामिक फेमिनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑक्सीमोरॉन। एनी पर्सन हु इज अनअवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीमोरॉन, जिसको नहीं पता ऑक्सीमोरॉन का क्या मतलब है, ओके, कोई मसला नहीं बच्चों। ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा वर्ड होता है, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसा वर्ड होता है जो कि आपस में ऑपोजिट होता है। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड कोल्ड फायर, ब्राइट नाइट? ठीक है, फेमिनिज्म को भी एक ऑक्सीमोरॉन कंसिडर किया गया है, क्योंकि इस्लाम जो सबसे ज्यादा राइट्स देता है फीमेल्स को, उसकी औरतों को फेमिनिज्म की क्या जरूरत है? और अगर उसकी औरतों ने फेमिनिज्म का एक ब्रांच क्रिएट कर लिया है, दैट मीन्स दैट इट इज समथिंग वेरी वियर्ड। ठीक है, तो इस्लामिक फेमिनिज्म का जो वर्ड है वो 1990s के अंदर एक ईरानियन फेमिनिस्ट ने रखा था, एंड इट वाज बेसिकली अ कॉल टू ऑल वुमेन इन स्पेसिफिकली इन इस्लामिक नेशंस जो कि यूनिवर्सिटीज में थी और जो कि काम कर रही थी कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ाई करें। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है जो प्रोमिनेंट रही है
रिगार्डिंग रिगार्डिंग फेमिनिज्म एंड एवरीथिंग, वो मलेशिया रही है। ठीक है, मलेशिया ने यूजुअली 2009 में एक कॉन्फ्रेंस भी कराई जिसमें 50 प्लस कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आए रिगार्डिंग फेमिनिज्म। उसके अलावा कॉन्फ्रेंस आपकी मुसन्ना मूवमेंट की तरफ से थी एंड बेसिकली इट वाज अगेन अ ग्लोबल मूवमेंट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस इन द मुस्लिम फैमिली। ठीक है, Umayma Abu Bakr is a professor in Egypt and she is considered to be a founder of Islamic feminism। और उन्होंने ये कहा कि the way we need to improve Islamic feminism कि हम उस पर रिसर्च करें, हम स्पेशलिस्ट को लगाएं ताकि वो काम करें, ताकि जो ये पैटर्नलिज्म का इम्पैक्ट है या जो इस्लामिक हेरिटेज हमने मर्दों को खसूसी दे दी है कि वो इसको डिफाइन करें, उसके अंदर एक कमी आनी चाहिए। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को कि आप चीज़ों को इस्लामिक फेमिनिज्म या एक फीमेल की नज़र से देखें, इट हैज़ बीन गोइंग ग्लोबली और इसको अब लोकल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, वो कहती हैं कि भाई जो इजिप्ट के अंदर इस्लामिक फेमिनिज्म चल रही है वो इंडिविजुअल लेवल पे चल रही है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, देन वुमेन एंड मेमोरी फोरम, जो कि एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इस पे काम कर रही है। ठीक है, अगेन ओवर द टाइम पीरियड जो आपका टर्म है इस्लामिक फेमिनिज्म का, दैट हैज़ बिकम मोर प्रेवलेंट। आपके ज़्यादातर लोग जानते हैं इस्लामिक फेमिनिज्म के टर्म को, और जो पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है that which form of liberalism is considered to be the best for Pakistan, a lot of students and a lot of teachers believe that the answer to that question is Islamic feminism. I don't believe that, but that's what they say। और आगे भी एक लेक्चर में हम फर्दर इस्लामिक फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली जो ये स्लाइड है लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, इसका मैंने फेमिनिज्म से ज़्यादा आपको इस्लामिक स्टडीज़ में जो स्टेटस ऑफ वुमेन है उसके लिए रखा है। आपके जेंडर स्टडीज़ में भी स्टेटस ऑफ वुमेन है, लेकिन ये ज़्यादा आपको इस्लामिक स्टडीज़ में हेल्प करेगा। ठीक हो गया? ओके, इसमें बेसिकली आपकी कुरान की आयत है। सूरह निसा के अंदर अगैन इस्लाम ने औरत के बारे में बात किया है, सूरह आराफ के बारे में और सूरह नहल के अंदर। ठीक है, मेरा सजेशन ये है, टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, ये आयत है कुरान की, आप लोग सिर्फ पढ़ लीजिए इनको ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी भी हो जाए। देयर इज नथिंग फॉर मी टू एक्सप्लेन, अगर कुछ ना समझ आए तो पूछें। चले जी, आई थिंक अब आप लोग पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चंस नाउ, लेट्स हैव सम क्वेश्चंस। एक आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, वो आपको काफी हेल्पफुल होगा। ब्लैक फेमिनिज्म आपको समझ ही नहीं आया? ओके, बिल्कुल देना चाहिए बच्चे।
कल्चर, ब्लैक फेमिनिज्म को आप कल्चरल फेमिनिज्म कर सकते हैं। इस्लामिक कंट्रीज में बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा ज्यादा वायलेट होते हैं, बट हाँ वायलेट जरूर होते हैं। बड़ी अच्छी बात है साइमा, अगर टॉपिक है तो। इकरा बच्चे, आपको क्या समझ नहीं आया ब्लैक फेमिनिज्म में? तो इतनी बेसिक थी। बच्चे, ओवरऑल सोसाइटी में कोई भी एक थियरी अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी थियरीज डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए बनी है, डिफरेंट ग्रुप्स के लिए बनी है। तो इसीलिए ये मतलब देयर इज नो वन सोल्यूशन दैट फिट्स ऑल। कोई एक की नहीं है जो हर ताले को खोल लेगी। ऑब्वियसली हर ताले के लिए एक अलग चाबी है। मुझे नहीं पता बच्चे है कि नहीं, मैंने तो नोआ की बुक से तो नहीं बनाए ना टॉपिक। हुज़ैमा बच्चे, यू कैन एब्सोल्युटली राइट इट। बच्चे, ब्लैक फेमिनिज्म सादा जुबान में ये कहता है कि आपने जितने भी फेमिनिज्म्स बना लिए हैं या जितने भी आप इक्वल राइट्स की बात करते हैं, उसमें जो एक ब्लैक औरत का एक्सपीरियंस है वो आपने काउंट ही नहीं किया। आप इन सारे फेमिनिज्म्स के अंदर एक वाइट वुमेन का एक्सपीरियंस काउंट करते हैं, और वो एक्सपीरियंस एक ब्लैक वुमेन का नहीं है। और क्योंकि आप ब्लैक वुमेन के एक्सपीरियंस को डिस्काउंट करते हैं, इसकी वजह से जो एक ऑपरेशन है वो ब्लैक औरत पे और ज्यादा है। ठीक है, और इनको काम करने के लिए ब्लैक औरतों का पर्सपेक्टिव इक्वालिटी अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? इदरीस बच्चे, टॉपिक का सवाल, टॉपिक से बाहर क्यों जा रहे हो? मैंने आप लोगों को टॉपिक से बाहर जाने का इजाजत दी नहीं है। टॉपिक का सवाल करो बच्चे, फॉरगेट द बुक। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन तो जल्दी से पूछो, वरना फिर मैं आगे जाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक बच्चे, पब्लिक में सवाल पूछो ना, प्राइवेट में क्यों सवाल पूछ रहे हो? ये कोई कंट्रोवर्शियल सवाल थोड़ी है। Sir, you said you don't agree with most of the teachers that which is best form, your choice then. Okay. यहाँ पे अब मैं आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। It does not matter कि मेरी बेस्ट चॉइस क्या है। What matters is कि आप लोगों को पढ़ने के बाद क्या लगता है कि कौन सा बेस्ट फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म है। Why do I say that? इसकी वजह यह है कि मैं फॉर एग्जांपल बता दूं कि जी इस्लामिक फेमिनिज्म इज द बेस्ट फेमिनिज्म। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप सारे लोग इस्लामिक फेमिनिज्म लिख कर आओगे, मेजॉरिटी आप में से फेल होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रखा ही नहीं। ठीक है, इसलिए इट इज अनइम्पोर्टेंट दैट व्हाट आई बिलीव इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म, बिकॉज मैं अपनी थिंकिंग के हिसाब से कर रहा हूं। इट इज इम्पोर्टेंट कि ये सारा पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी और अपनी सोसाइटी को देखते हुए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, आपको क्या लगता है बेस्ट फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म कौन सा है। सो इट हैज टू कम फ्रॉम यू। उसका फायदा ये होगा कि आप सारे लोगों का आंसर इतना यूनिक और डिफरेंट होगा दैट द एग्जामिनर वोंट हैव द लिबर्टी टू फेल यू। आपके बच्चे पेपर्स में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि सारे बच्चों ने एक ही आंसर लिखा होता है। सो प्लीज इस ट्रक की बत्ती के पीछे या ट्रेन की बत्ती के पीछे नहीं लगना मेरे बच्चों। आप लोगों को मैंने इसीलिए इसका आंसर नहीं बता रहा बिकॉज देयर इज नो वन करेक्ट आंसर। द ब्यूटी ऑफ सोशल साइंसेज इज till the time you are able to explain and back up an answer, every answer is correct. Okay? Okay. सर, कुरान पाक भी कहता है औरत और मर्द बराबर हैं, फिर औरतों को हकूक को समझने के लिए तो कुरान पाक को ही समझना जरूरी है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले हमारे स्कॉलर्स पे नहीं आती कि इस चीज़ को समझें
और सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो ये चीज़ें, लेकिन एज यू सेड कि वो भी बात नहीं करते, तो क्या ये चीज़ें हो सकती हैं कि इस चीज़ें की अवेयरनेस दी जाए? सादिया बच्चे, सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके सारे स्कॉलर्स मर्द हैं, आपका एक पेट्रियार्कल सिस्टम है, वो क्यों चेंज करें? जहां पे मामला ये है कि आपने कि फीमेल्स ने स्कॉलर्स तैयार करने हैं, जो कि इस्लामिक फेमिनिज्म में कहा भी गया है। फीमेल्स पर्सपेक्टिव लें कुरान और सुन्नत की नज़र में कि जी ये जो मर्द आपके कह रहे हैं, ये जो आपके मौलाना हजरात कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। इसका शायद मैंने आप लोगों को पहले भी स्टोरी सुनाई हो। मैं उनके आगे बैठा था, मैं उनका हमेशा माशाल्लाह नाम भूल जाता हूँ। मैं आसमा जहांगीर है ना, द लॉयर आसमा जहांगीर। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। आई हैड अ फेमिनिज्म पे एक मीटिंग हो रही थी आसमा जहांगीर के साथ। तो आसमा जहांगीर शी वाज वेरी वोकल, और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बड़ी बेहतरीन और ताकतवर खातून थी। उन्होंने कहा कि जी आपके मौलवी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ठीक है। एंड आई सेड मैम आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रा रिलीजियस बैकग्राउंड से था थोड़ा सा, मैं ज़रा थोड़ा सेंटी हो गया ये बात सुन के। मैंने कहा मैम सिर्फ ब्लेम करना तो अच्छी बात नहीं है। What we need to do is we need to create female scholars जो कि आपके मर्दों की बात को काउंटर कर सके in the light of कुरान एंड सुन्ना। She disagreed with me। उन्होंने कहा नहीं, ये मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो ठीक इंटरप्रिटेशन करें, which I found to be a little irrational। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। This was a story I wanted to narrate with you, जिसका मेरी जेंडर स्टडीज की जो लर्निंग थी उस पर बड़ा एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ। ठीक हो गया जी? जी मुझे पता है लेट है, मैंने इसलिए कहा कि अल्लाह में जन्नत नसीब करे। ठीक हो गया? चलें जी, लेट्स गो फर्दर। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं स्लाइड्स शेयर नहीं करता अंटिल द एंड ऑफ लेक्चर। जब तक पूरा आप लोगों का सेशन खत्म नहीं होगा, स्लाइड्स नहीं मैं शेयर कर रहा, क्योंकि मैंने पहले शेयर की हैं स्लाइड्स, स्टूडेंट क्लास में नहीं आते, एंड आई डोंट वांट दैट। आई वांट यू गाइस टू बी इन क्लास। ठीक है? तो लास्ट टाइम जो मैंने लेक्चर 2 की स्लाइड शेयर की थी, वो एक बहुत मजबूरी का मामला था, ताकि आप लोगों के लेक्चर में और पढ़ाई में हर्ज ना हो। ठीक हो गया? लेट्स गो फॉरवर्ड। चलें, लेक्चर 3। लेक्चर 3 के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, colonial and capitalistic perspective of gender, difference between agrarian and industrialized societies. Sir, men claim that Allah never chose female as a prophet, so women can't represent an ideal scholar. नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें that why women were not chosen as scholars or why women were not chosen as prophets, क्योंकि अगेन बात यह कि प्रॉफिट का जो काम था वो बहुत एक ऐसा था which was honestly so threatening that Allah didn't want कि एक औरत को इस मसले में डाला जाए। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप की बात करती हैं तो आप देखती हैं कि हजरत खदीजा वाज अ स्कॉलर, हजरत आयशा वाज अ स्कॉलर, हजरत फातिमा वाज अ स्कॉलर। आप इतनी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी स्कॉलर्स गुजरी हैं फीमेल्स के आप बात भी नहीं कर सकते। ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फीमेल स्कॉलर बने, क्योंकि देखिए ना, स्कॉलरशिप पे तो किसी का राइट नहीं है। हजरत मरियम हो गई, ठीक है, तो इनकी आप पर्सनालिटीज देखें। ठीक है? अगेन मैं इसमें शिया सुन्नी डिबेट में नहीं जाऊंगा कि कौन सी पर्सनालिटी अच्छी है बुरी है, लेकिन आप इन पर्सनालिटीज का स्टेचर देखें, ये कितनी बड़ी पर्सनालिटीज है माशाल्लाह। ठीक है? मैं आइडियोलॉजिकली बात भी नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपसे प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। मानूर बच्चे, आपको किसने रोका है कि आप स्कॉलरशिप हासिल करें? आपको किसी ने नहीं रोका। आप बिल्कुल स्कॉलरशिप हासिल करें, आप बिल्कुल इस चीज के ऊपर काम करें, आप इस पे मेहनत करें कि दैट यू शुड बी समवन फीमेल्स लुक अप टू, कि यार ये बंदी है जिससे हमने बात पूछनी है, इस बंदी को इल्म है। मसला ये है कि जब आपकी, मतलब आई एम सॉरी टू से, इकरा कह रहा हूँ, अल हुदा की जो हेड है, शी डज नॉट पोर्ट्रे हरसेल्फ टू बी अ वेरी एजुकेटेड वुमन। ठीक है ना? शी इज सच अ इम्पोर्टेंट स्कॉलर फॉर फीमेल्स, शी शुड पोर्ट्रे हरसेल्फ लाइक दैट। ठीक है? फरहत हाशमी साहिबा,
वो अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करती, एटलीस्ट जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई हैव नेवर फाउंड हर टू पोर्ट्रे हरसेल्फ एज एन इम्पोर्टेंट स्कॉलर। ठीक है ना? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे जाती है। और ये देखें, इसका सिर्फ ताल्लुक फेमिनिज्म से या किसी चीज से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिलीजन खुद नहीं पढ़ते और हम ब्लेम करते हैं मौलाना हजरात को, मेरे नजदीक ये बहुत, आई एम सॉरी टू से, दिस इज अनफेयर एंड दिस इज स्टूपिड। ठीक है ना? हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इल्म हम लोग नहीं ले सकते। हम लोगों को लेने की जरूरत है। और हमने सारी स्कॉलरशिप स्पेशली अपने रिलीजन की अपने लोएस्ट तबके को दे दी है, जबकि आपके टॉप मोस्ट तबके के पास होनी चाहिए थी। इस्लामिक अरेबिया के अंदर जब इस्लाम आया तो आपके टॉप ब्रास के पास नॉलेज थी रिलीजन की। पाकिस्तान में आपने अपने वीकेस्ट ब्रास को नॉलेज दे दी है। ठीक है? तो इस मामलात में, ठीक है सर, विमेन डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट से बात कर रही, ऑब्वियसली आई कैन, नहीं देखो, विमेन डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए होती है क्योंकि उनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो पोटेंशियल रखते हैं डिफेंड करने के? ठीक है ना? स्कॉलरशिप तो जेंडर्ड नहीं होनी चाहिए, मगर जेंडर्ड है। ठीक है ना? सो इस तरह का मामला है। चलें, लेट्स गो। चलें जी, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, ये डिबेट तो चलती रहेगी, कोई बात नहीं। मानूर के साथ मैं इस चीज के ऊपर एंगेज करता रहूंगा इंशाल्लाह, एंड विद एवरीबॉडी एल्स एज वेल। सो लेट्स गो फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। आई थिंक हमारे पास आज वेव्स ही करने का टाइम होगा, तो कर लेते हैं बात। आपने देखे वेव्स, वेव्स होती क्या है? आप लोग जो कराची के हैं, आप लोग बीच की बड़ी बातें करते हैं कि जी बीच हमारा बड़ा खूबसूरत है और बड़ा बेहतरीन है। नहीं, मैं कोई तर्जुमे की बात नहीं कर रहा कि आप मुझे तर्जुमा करके दें। वेव होती क्या है? कुछ सादा जबान में नहीं आप लोग बातें कर सकते? इतनी मुश्किल मुश्किल बातें करते हैं। फिर तुम सिनोनिम ले आए हो उस्मान, अजीब शरीफ बंदे हो। गुड पॉइंट इकरा बच्चे, शाबाश। इकरा ने कहा कि वेव एक चेंज होती है, that over time a wave is taken over by another wave and things generally change. तथीर ने कहा कि जी सडन चीज का आना, सडन तो जरूरी नहीं है, लेकिन किसी नई चीज का आना इज अ वेव। ठीक है? तो आपने ये बात याद रखनी है दैट ओवर द टाइम पीरियड चीजों की और मामलात के बारे में जो आइडियोलॉजी और फिलॉसफी होती है वो चेंज होती रहती है। चले मारिया, कभी उन्होंने 2 दफा रेवोल्यूशन कह दिया, मैं मान लेता हूँ रेवोल्यूशन चीज का घूमना, बट रेवोल्यूशन एंड वेव आर नॉट द सेम थिंग, मैं पहले बता दूं। ठीक है? आपने ये बात याद रखनी है, ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड स्कॉलरशिप और फिलॉसफी और आइडियोलॉजी चेंज होती रहती है। और जब हम वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि ओवर द टाइम पीरियड एक शिफ्ट आया है, एक चेंज आया है, और मारिया की बात को कोट करते हुए एक रेवोल्यूशन आया है, जिसमें जो थिंकिंग है फेमिनिज्म के बारे में वो बदल चुकी है, वो चेंज हो चुकी है। 100 साल पहले जो, मतलब 100 साल पहले कौन राज करता था पाकिस्तान पे? 1920s में हु वाज द ओनर ऑफ पाकिस्तान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट? ओनर के तो नहीं, लीडर कह लें, ब्रिटिश था। शाबाश। ब्रिटिश के टाइम पीरियड के अंदर थिंकिंग बहुत फर्क थी मुसलमानों के बारे में, बहुत फर्क थी औरतों के बारे में। 1948 में बड़ी फर्क, 47 में बड़ी फर्क थी, 70s में बड़ी फर्क थी, 2020 में बहुत फर्क है। ठीक है ना? आप मुझे बताएं, आप जियाउल हक का पाकिस्तान कंपेयर कर सकते हैं आज के पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ विमेन राइट्स? नहीं कर सकते। ठीक है ना? क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड चीजें बदली हैं, और इस बदलने को वेव्स कहते हैं, दैट हाउ थिंग्स इवॉल्व ओवर टाइम। एंड सिमिलरली द आइडिया ऑफ फेमिनिज्म हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। ठीक है? Separate waves of feminism have been created according to a lot of literature and scholarship, and according to your syllabus as well. We have to study 3 waves of feminism. मगर क्योंकि हम पढ़े लिखे बच्चे हैं ज्यादा और हम लोगों की बातें नहीं मानते,
हम 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ेंगे। ठीक हो गया? ठीक हो गया? ओके। वेव्स के बारे में ये बात आप याद रखें कि सबका एक डिस्टिंक्ट टाइम फ्रेम है, सबके अपने गोल्स और मैकेनिज्म हैं जो उसने उस टाइम पीरियड के अंदर इंप्लीमेंट किए हैं। ठीक हो गया? ट्रेडिशनली 3 वेव्स के बारे में बात किया गया है। ठीक है? और तीनों वेव्स के फोकस सुन लो, बाद में मुझसे बार बार मत पूछना, नहीं पूछ लेना यार, खैर है तुम बच्चे हो अपने। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स। Second wave of feminism was associated with culture. And third wave of feminism is associated with academics या academia. ठीक हो गया? खामोशी से fourth wave of feminism भी लिख लो, is associated with technology या social media. ठीक हो गया? दोबारा एक दफा रिपीट कर रहा हूं लेकिन थोड़ी डिटेल में, पॉइंटर्स देख लो। First wave of feminism is associated with right to vote. Politics, right to vote. Mid 19th century के अंदर ये हुआ, 1850s, 1860s. ठीक हो गया? और ये मूवमेंट सबसे लंबी चली, तकरीबन 100 साल चली, फर्स्ट वेव की। सेकेंड वेव, विमेन्स लिबरेशन मूवमेंट, इक्वल राइट्स, सोशल राइट्स, कल्चरल राइट्स। ठीक है? कल्चर से ताल्लुक 1960s और 1970s के अंदर शुरू हुई। ये छोटी थी, तकरीबन 20 साल की थी सेकेंड वेव। ठीक है? थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है, थर्ड वेव को कहा जाता है इट वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेकेंड वेव। और इसमें एकेडमिक्स के बारे में बात किया, जो हमने पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म नहीं पढ़ा। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म इज काइंड ऑफ लाइक अ पार्ट ऑफ द थर्ड वेव। ये मिड 1990s में शुरू हुई और कहा जाता है 2010 तक ये चली। ओके। फोर्थ वेव इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द थर्ड वेव, लेकिन कुछ स्कॉलर्स इसको कहते हैं कि फोर्थ वेव अलग है। फोर्थ वेव टॉक्स अबाउट सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया? लेट्स गो फॉरवर्ड। मानूर बच्चे एंड में पूछिएगा दोबारा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वेव। समरी देख लें फर्स्ट वेव की। फर्स्ट वेव ने कहा कि इक्वल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जॉब के अंदर इक्वालिटी और प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए औरतों के पास। ठीक है? उसके अलावा फर्स्ट वेवर्स ने कहा कि जो ये मर्द समझते हैं कि अगर उन्होंने औरत से शादी कर ली तो वो औरत के मालिक बन गए, उसको अपोज किया। लेकिन जब फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म अपनी पीक पे पहुंची तो पीक में उन्होंने जनरली राइट टू वोट का मुतालबा किया। फोकस उनका राइट टू वोट पे था। ठीक है? कहा जाता है कि 1919 टू 1920 के अंदर अमेरिका में फर्स्ट वेव खत्म हुई, क्योंकि 19th अमेंडमेंट के थ्रू औरतों को राइट टू वोट मिला। पाकिस्तान में औरतों को राइट टू वोट कब मिला था? पाकिस्तान में फर्स्ट वेव चल रही है? पाकिस्तान में औरतों को राइट टू वोट कब मिला? नहीं, एमसीक्यू पूछ रहा हूँ। एमसीक्यू में शुरू से ही थोड़ी लिख कर आओगे बच्चे। इट्स एन एमसीक्यू क्वेश्चन। गिव मी अ नंबर। व्हेन वर women given right to vote? 1948 जनरल याहिया, ओके। 20th century 1947, ओके। मुशर्रफ। और बाय यार, तुम लोग कौन सा करंट अफेयर पढ़ रहे हो?
Shabash Hasina Bache and Shabash Alina Bache as well. Women were given the right to vote in 1947 with the adoption of the India Act. But अगर आप फॉर्मली कहें कि किस कॉन्स्टिट्यूशन ने पाकिस्तान के विमेन को राइट टू वोट दिया, वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था जो हमने अपना बनाया था। 47 में तो हमने इंडिया एक्ट को अडॉप्ट किया था ना। इंडिया एक्ट के अंदर भी राइट टू वोट हमने औरतों को दिया था। इधर मुशर्रफ या 20th सेंचुरी पता नहीं किधर चले गए हो। लेकिन आप सारे लोगों का आंसर भी बिल्कुल गलत नहीं है, थोड़ा गलत है, सारा गलत नहीं है, क्योंकि there are still areas in Pakistan where women have not been given the right to vote. ठीक है, आगे वो हम पढ़ेंगे। अगर हम सेकेंड वेव की बात करें, सेकेंड वेव का फोकस वाज ऑन कल्चर के बारे में थी ना, इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में थी। सेकेंड वेव का जो स्लोगन है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, कि हर चीज जो हमारी पर्सनल है उसको हम सियासत के थ्रू लेके रहेंगे। ठीक है, और उन्होंने ये कहा गया कि जो इनइक्वालिटीज हैं वो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर की वजह से हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ने औरतों को नीचे रखा हुआ है। ठीक हो गया। बेटी फ्रीडन को एक की प्लेयर कंसिडर किया जाता है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। उनकी बुक जो फेमिनिस्ट मिस्टीक थी, उसने कुछ चीजों को क्रिटिसाइज किया। उसने ये क्रिटिसाइज किया कि जो ये लोगों ने सोच बना ली है कि औरत घर का काम करके और बच्चे पाल के बड़ी खुश होती है, इस चीज को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। दूसरा, इस बुक के अंदर जो क्रिटिसिज्म था वो सारा ज्यादातर डोमेस्टिक लाइफ पे था, कि जो औरत की हमने बड़ी ग्लोरीफाई की हुई है। हम मतलब हम अपनी सोसाइटी को देख ले, हमने एक औरत का माँ बनना इतना ग्लोरीफाई किया हुआ है कि अल्लाह बेहतर जानता है। इससे ज्यादा को मतलब ठीक है यार, इतनी ग्लोरिफिकेशन बनती नहीं है, क्योंकि इस ग्लोरिफिकेशन के चक्कर में हमने औरत के बाकी सारे राइट्स मार दिए हैं। ठीक है ना। उसके अलावा जो आपकी बेटी फ्रीडन थी, उसने इस चीज को भी क्रिटिसाइज किया कि जो औरत को ये कहा गया है कि जब वो अपने माँ बाप के घर होती है, उसको ये कहा जाता है कि अपने सारे शौक अपने मियाँ के घर पूरे कर लेना, और जब वो मियाँ के घर होती है उसको ये कहा जाता है कि यकीनन तुम अपने सारे शौक अपने माँ बाप के घर पूरे कर कर आई होगी। तो उसको ये कहा जाता है कि अपनी आइडेंटिटी अपने शोहर और अपने बच्चों में तलाश करो, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी है। इस नोशन को भी बेटी फ्रीडन ने क्रिटिसाइज किया और कहा कि क्योंकि एक औरत को हमने उसके बच्चों और उसके शौहर के अंदर ही और उसके माँ बाप के अंदर ही खत्म कर दिया है, इसी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी भी भूल गई है। वेस्ट में भी था, कुछ जगह पर है। ठीक हो गया। ओके, थर्ड वेव किसके बारे में थी? जल्दी से बताएं, थर्ड वेव किसके बारे में थी? एजुकेशन एकेडमिया के बारे में थी। शाबाश, वेरी गुड। एक सेकेंड, गिव मी लाइक 30 सेकेंड में अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं प्लीज।
जी सॉरी गाइस, चलें जी। थर्ड वेव की अगर हम बात करें तो थर्ड वेव बेसिकली आपकी 1990s के अंदर शुरू हुई, ठीक है। और बेसिकली थर्ड वेव को कहा जाता है कि थर्ड वेव वाज काइंड ऑफ लाइक अ रिस्पॉन्स टू द सेकेंड वेव और उसके फेलियर्स। और अगर आपको क्वेश्चन आए दैट विच वेव वाज अ फेलियर, तो जनरली सेकेंड वेव को फेलियर समझा जाता है। सेकेंड वेव की वजह से जनरली ये कहा जाता है कि जो चीज़ों की फेमिनिज्म की मतलब सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की वजह से जो फेमिनिस्ट चीज़ों की डेफिनेशन आ गई थी, वो डेफिनेशन बड़ी फ्लॉड थी। दैट डेफिनेशन वाज जनरली एसोसिएटेड विद वाइट मिडिल क्लास वुमेन, जबकि फेमिनिज्म आपकी रिप्रेजेंट पूरी दुनिया की औरतों को कर रही थी, ठीक है। थर्ड वेव ने कहा कि जो आपकी विमेंस की लाइफ थी, ठीक है, थर्ड वेव ने विमेंस की लाइफ को इंटरसेक्शनल तरीके से देखा, कि डिफरेंट एंगल से देखा, रेस को देखा, एथनिसिटी को देखा, क्लास को देखा और अदर फैक्टर्स को देखा जब भी उसने फेमिनिज्म को डिस्कस किया। जबकि सेकेंड वेव ने सिर्फ वाइट विमेन के जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको एक्सेप्ट किया, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल बेस पे देखा, कि मतलब रेशियल डिफरेंसेस भी देखे फेमिनिज्म के, ठीक हो गया। चले जी, ये तो आपके हो गए समरी। जल्दी से फर्स्ट वेव कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वेव बेसिकली स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी, 1850s का तकरीबन टाइम एसोसिएट किया जाता है। वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर ये शुरू हुई। यूएस, यूके, यूरोप आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट कंट्रीज जिसके अंदर फेमिनिज्म ये स्टार्ट हुई। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म इज जनरली एसोसिएटेड विद लिबरल फेमिनिज्म। यूरोप ने बहुत जल्दी औरतों को एनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब है राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट बहुत जल्दी दे दिया। और 1893 के अंदर ये कहा जाता है कि न्यूजीलैंड के अंदर भी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म फैल चुकी थी। इसका ज्यादा जो ताल्लुक था वो लीगल इश्यूज से था, और प्राइमरी इशू था कि औरतों को सफरेज का राइट दिया जाए। मतलब सफरेज का मतलब अगेन राइट टू वोट और पॉलिटिकल राइट्स। और अगर आप लोगों को याद हो, लीगल और पॉलिटिकल राइट्स आपके लिबरल फेमिनिज्म ने मांगे थे, तो आपने फर्स्ट वेव को हमेशा लिबरल फेमिनिज्म के साथ कनेक्ट रखना है। जो टर्म है फर्स्ट वेव की, इट वाज कॉइन्ड बेसिकली बाय Martha Lear in 1968 when she was writing for the New York Times magazine, ठीक हो गया। जरूरत क्यों पड़ी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूएस के अंदर जनरली औरतों ने शादी करने से मना कर दिया था, बिकॉज they seemed that due to the lack of political rights and due to the fact that their husbands treated them as their property, औरतों ने शादी करना छोड़ दी थी और सिंगल रहना शुरू कर दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज दे स्टिल वांटेड सपोर्ट, उन्होंने आपस में ज्यादा क्लोज दोस्ती शुरू कर दी थी, ठीक है। And they had started kind of like a movement against men for the sake of attaining political rights. और वो political rights उनको 1919 1920 में मिल गए थे, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है that when were women given the right, sorry, when were women given the right to vote in US, आपने 1919 करना है, ठीक है। तो 1920s तक उनको वेस्ट के अंदर राइट्स मिल चुके थे विद द कल्मिनेशन ऑफ 19th अमेंडमेंट, ठीक है। 19th अमेंडमेंट के थ्रू उनको राइट टू वोट मिल चुका था यूएस के अंदर। बट डिस्पाइट दैट आपकी डिफरेंट एरियाज के अंदर सफरेज मूवमेंट शुरू हुई ड्यूरिंग द अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स के जो सपोर्टर थे वो अबॉलिशनिस्ट थे, जिसमें आपके फ्रेडरिक डगलस थे, सोजर्नर ट्रूथ थे, और बेसिकली इन्होंने आपकी अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट के अंदर काफी ज्यादा साथ दिया। अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट के बारे में अगर आप पूछें, इट वाज बेसिकली अ मूवमेंट बाय द ब्लैक्स फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। तो शुरू में जो विमेन थी उन्होंने अपने आप को एसोसिएट किया विद दिस मूवमेंट, ताकि उनको यही लगा
वो जो आपने बात नहीं सुनी होगी, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। तो उन्होंने कहा कि जी ब्लैक्स अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं, हम भी इसका साथ दे देते हैं, ताकि अगर एक दीवार गिर रही है तो उसको हमारी तरफ से भी एक धक्का लग जाए। ठीक है, ओके। The Declaration of Sentiments was the document created at the Seneca Falls Convention. आपकी Seneca Falls Convention is one of the first conventions जो कि एसोसिएट की जाती है फेमिनिज्म के साथ, और उसके अंदर आपका डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट साइन किया गया था, जिसको आप डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, फॉर द सेक ऑफ विमेन। ठीक हो गया। उस टाइम पीरियड के अंदर आपकी एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर थी मैरी वुलस्टोनक्रॉफ्ट, जिन्होंने विंडिकेशन ऑफ विमेन राइट्स रखा, जो कि मैंने आपको एक फेमिनिज्म में पढ़ाया भी है। मैंने आपको किस फेमिनिज्म में पढ़ाया है मैरी वुलस्टोनक्रॉफ्ट के बारे में? शाबाश, मैंने आपको लिबरल फेमिनिज्म में पढ़ाया है मैरी वुलस्टोनक्रॉफ्ट के बारे में। ठीक हो गया। तो मैरी वुलस्टोनक्रॉफ्ट की जो बुक थी, उन्होंने बेसिकली शी इज अगेन कंसिडर्ड टू बी अ लिबरल फेमिनिस्ट, और मैंने आपको ये बताया था कि जो आपकी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है, दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद लिबरल फेमिनिज्म। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एडवोकेट किया था फॉर द इक्वालिटी ऑफ वुमेन, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फॉर्मल फेमिनिस्ट टेक्स्ट ऑफ इट्स टाइम, कि शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्कॉलर, और उनका लिखा हुआ टेक्स्ट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट रिटन फॉर द सेक ऑफ फेमिनिज्म। Wollstonecraft is regarded as the leader of British feminism. She shaped the thinking of suffragists, जो कि राइट टू वोट के लिए फाइट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आया विद द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन आपकी 1914 के अंदर शुरू की, और 1914 के अंदर तकरीबन जो आपकी सफरेजिस्ट की मूवमेंट थी, राइट टू वोट की मूवमेंट थी, वो काइंड ऑफ बड़ी पीक पर थी। लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी फीमेल्स ने यही कंसिडर किया दैट दिस इज नॉट द टाइम टू फाइट अगेंस्ट द मेन ऑफ आवर सोसाइटी। तो उन्होंने इस टाइम पीरियड के अंदर जो अपनी सफरेजिस्ट मूवमेंट थी, उसको खत्म कर दिया था, या उसको पॉज पे ले गए थे, बिकॉज दे वांटेड टू सपोर्ट द मेन इन देयर सोसाइटी। और उन्होंने जनरली इस टाइम पीरियड के अंदर मर्दों को सपोर्ट किया, और उन्होंने यही कहा कि भाई हम जब तक अपने मर्दों को सोसाइटी के सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम एक्चुअली इक्वालिटी अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, और उन्होंने यही किया कि उन्होंने अपनी सपोर्ट शिफ्ट कर दी वॉर की तरफ। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, क्या इश्यूज फेस हुए फर्स्ट वेवर्स को? सबसे पहले जो 15th अमेंडमेंट थी, उसके ऊपर डिबेट शुरू हुई। ठीक है, 15th अमेंडमेंट के अंदर ये आउटलाइन किया गया था कि कौन वोट कर सकता है और कौन वोट नहीं कर सकता। बेसिकली 15th अमेंडमेंट के अंदर आपकी फीमेल्स को कुछ ना कुछ राइट टू वोट मिल गया था, एटलीस्ट वाइट फीमेल्स को मिल गया था, मगर ब्लैक्स को राइट ऑफ वोट नहीं मिला था। तो क्योंकि 15th अमेंडमेंट में ये राइट उनको मिल गया था, तो इस टाइम पीरियड के अंदर वाइट विमेन ने अपना स्टांस काइंड ऑफ छोड़ दिया था, एंड दे लेफ्ट द अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट। क्योंकि अगेन उनको उनका हक मिल गया, उनको क्या जरूरत है कि वो ब्लैक मेल्स के साथ सपोर्ट में खड़ी रहे। ठीक है, सफरेजिस्ट ने उस टाइम पीरियड के अंदर क्रिएट किया नेशनल अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन इन 1890। ठीक है, उनका बेसिक आर्गुमेंट ये था कि भाई हम बगैर हकूक के काम चला लेंगे, लेकिन हम कभी भी किसी ब्लैक मर्द को अपने ऊपर सुपीरियोरिटी नहीं देंगे। दैट गोज टू शो व्हाट काइंड ऑफ, मतलब दैट गोज टू शो कि कितना ज्यादा ये जो उनका रेशियल इशू था, वो कितना डीप रन करता था उनकी सोसाइटी के अंदर। ठीक हो गया। सूजन बी एंथनी, जिनको बड़ा एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी कंसिडर की जाती है, उन्होंने कहा कि आई विल
cut off this right arm of mine before I will ever work or demand the ballot for the Negro and not the women. और नीग्रो अगर वो लोग खुद कहे ना अपने आप को, दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, लेकिन अगर कोई बाहर वाला उनको नीग्रो कहे, ब्लैक्स को नीग्रो कहे, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी ऑफेंसिव। ठीक हो गया? अभी तक क्लियर है आप लोगों को सारा कुछ? उसके अलावा जो जनरली सफरेज की मूवमेंट थी, वो सफरेज की मूवमेंट जनरली वर फ्रॉम white women, and white women at even at that point in time were not ready to include the black women as part of their rights. Sorry about that. Okay, यहां पे आपकी काइंड ऑफ फर्स्ट वेव खत्म होती है और सेकंड वेव शुरू होती है। ठीक हो गया? वुमेन ने वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सिविल राइट्स मूवमेंट में सपोर्ट किया, और इस टाइम पीरियड के अंदर कहा जाता है कि आपकी सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई। सेकेंड वेव को एसोसिएट किस चीज के साथ किया गया था? सेकेंड वेव को वेरी गुड एसोसिएट किया गया था सॉरी कल्चर के साथ। सोशल या कल्चर के साथ। इस वेव के अंदर जो चीजें आपकी विमेन ने मांगी, दैट वाज सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, उन्होंने यही देखा कि जो आपकी फर्स्ट वेव थी दैट वाज जनरली एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स, तो सेकंड वेव में उन्होंने सोशल राइट्स भी मांगे। ऑब्वियसली जब उनको कुछ ना कुछ पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, सो दे वर मोर इंटरेस्टेड इन सोशल राइट्स। ठीक हो गया? अच्छा, उसके अलावा उनकी सेकंड वेवर्स की कोशिश ये थी कि वो सारी औरतों को इनकरेज करें ताकि वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकें इस टाइम पीरियड के अंदर। अच्छा, साइमन डी बिवोर ने जो सेकंड सेक्स और ब्रेटी फ्रीडन का जो फेमिनिस्ट मिस्टीक थी, उनको बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स कहा जाता है इस टाइम पीरियड के अंदर, दैट दीज वर द बुक्स व्हिच एसोसिएटेड itself with the second wave of feminism. ठीक हो गया? Let's go forward. अच्छा, लेकिन मसला ये हुआ कि 1960s के अंदर एक डिफरेंस आना शुरू हो गया। 1960s के अंदर जो फेमिनिज्म पहले रेशियल ग्राउंड्स के ऊपर डिवाइड हुई थी, वो पर्सपेक्टिव्स की बेस पर भी डिवाइड हो गई। दैट मेंट टू से कि उस टाइम पीरियड के अंदर आपके फेमिनिस्ट में एक डिवाइड आया रैडिकल और लिबरल फेमिनिस्ट का। ठीक है, लिबरल फेमिनिस्ट को इक्वल राइट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। इक्वल राइट फेमिनिस्ट ने कहा कि भाई हमें वर्क प्लेस में, होम में इक्वालिटी चाहिए, और जितने आपके डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं या डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं जॉब मार्केट के अंदर, हमें वो खत्म चाहिए। ठीक हो गया? कंपैरेटिवली रेडिकल फेमिनिस्ट ने कहा कि भाई हमें पेट्रियार्कल सोसाइटी को खत्म करने के लिए एक रेडिकल चेंज चाहिए, हमें पास्ट पॉलिसीज को देखकर नई पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, और ये जो हमने जेंडर रोल्स एसोसिएट कर लिए हैं, हमें इनको डिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, और हमें एक फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट करना है, क्योंकि जब तक आप रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक पेट्रियार्की आपकी खत्म नहीं होगी। 1969 के अंदर आपका जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर विमेन था, उसने एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक कांग्रेस की जिसके अंदर औरतों को यूनाइट करने की कोशिश की, कि जो आपकी दोनों औरतें लिबरल और रेडिकल हैं, इनको उन्होंने सेम पेज पे लाने की कोशिश कर गई थी। I just reconnected. You guys are still there? Okay, great. So 1969 के अंदर
नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन ने एक कांग्रेस ऑर्गेनाइज की जिसमें उन्होंने कोशिश की कि जो आपके रेडिकल और आपके इक्वल राइट्स फेमिनिस्ट हैं या लिबरल फेमिनिस्ट हैं उनको सेम पेज पे लाया जाए, उनको कोशिश की जाए कि वो अपने मसलों को सॉल्व करें, अपने इश्यूज को साइड पे रख के फेमिनिज्म के लिए काम करें, ठीक है। लेकिन वो जो सारा एफर्ट था दैट डिडंट कम और दैट डिडंट अफेक्ट इट दैट मच, क्योंकि जो डिफरेंस था रेडिकल और इक्वल राइट्स का वो क्लियर नहीं हो सका, ठीक है। जो आपके रेडिकल फेमिनिस्ट थी लाइक एड्रीन रिक ने कहा कि भाई लिबरल फेमिनिस्ट किस तरीके से कह सकते हैं कि लेस्बियंस एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर भी क्वेयर का थोड़ा सा एलिमेंट आ चुका था। तो लेकिन इक्वल राइट्स फेमिनिस्ट जनरली टॉक्ड अबाउट मेन एंड वुमेन, एंड क्योंकि वो लेस्बियंस वगैरह की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो उनका यही आइडिया था कि सिर्फ हमने मर्दों और औरतों के बारे में ही बात करनी है। उसके अलावा यू नीड टू रिमेंबर इस कि जो आपके रेडिकल और इक्वल राइट्स फेमिनिस्ट थे, इन दोनों के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके दरमियान भी बड़ा डिफरेंस था, ठीक है। जो आपकी इक्वल राइट्स फेमिनिस्ट थी वो जनरली ओल्डर थी, मिडिल एज से जरा ऊपर वाली फीमेल्स थी, दे वर जनरली वाइट, और जो आपकी रेडिकल्स थी दे वर मोर डाइवर्स, वो डिफरेंट थी, मगर वो भी वाइट थी जनरली, ठीक हो गया। अच्छा जी, ओके, सो सेकंड वेव की जो हमने सक्सेसेस देखनी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई थी थ्रू इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन, ठीक है। उसके अलावा जो पोस्ट डिवोर्स राइट्स थे वो ज्यादा औरतों को मिले, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर औरतों को उनको बिल्कुल ही राइट्स नहीं मिलते थे डिवोर्स के बाद। उसके बाद आपकी ज्यादातर औरतों ने पॉलिटिकल ऑफिस के लिए रन करना शुरू कर दिया। आपका टाइटल 9 पास हुआ। टाइटल 9 बेसिकली प्रोवाइड करता था कि आप सेक्स की बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अपने एम्प्लॉयज को, और स्कूल के अंदर एजुकेशन में भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक हो गया, ओके। और रो वर्सेस वेड का डिसीजन आया था उस टाइम पीरियड के अंदर जिसने अबॉर्शन को लीगलाइज किया था। एडिशनली जो आपकी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थी उसकी वजह से आपकी सोसाइटी के अंदर एक चेंज आ गया था, और रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी को डिफरेंट तरीके से देखा जा रहा था, ठीक है। औरतों को ज्यादा इजाजत मिल गई थी कि वो काम कर सकें बाहर, वो अपने जो जेंडर रोल्स हैं उनसे बाहर निकल के वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक हो गया। क्रिटिसिज्म जो जनरली किया गया सेकंड वेव पे, जो कि फर्स्ट वेव पे भी किया गया, वो यही था कि इसने बाकी औरतों को नहीं कंसिडर किया, जनरली वाइट औरतों को कंसिडर किया गया। इवन जो सेकंड वेवर्स जो कि वाइट वुमेन थी उनकी बेटियां भी जो थी, मतलब उनकी जो सेकंड जनरेशन थी सेकंड वेवर्स की, उसने भी यही कहा कि जो आपकी विमेन राइट्स मूवमेंट थी इसने नॉन वाइट और लोअर क्लास विमेन को बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं किया, और इसी की बेस की वजह से आपकी सेकंड वेव डाइड डाउन और आपको थर्ड वेव की जरूरत पड़ी, जो कि आपकी मिड 1990s में स्टार्ट हुई एज अ रिएक्शन टू द फेलियर ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक हो गया। चलें, यहां पर हम अपना लेक्चर रोक लेते हैं। लेट्स एंड द लेक्चर। लेट मी गिव यू गाइस 10 मिनट्स कि आप लोग आराम से रिलैक्स कर लें इस क्लास के बाद। किसी का कोई क्वेश्चन